हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एड्यूकेमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का 8th शेड्यूल हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि भारत के कोने से किसी ना किसी लैंग्वेज की 8th शेड्यूल में इंक्लूजन की डिमांड आती रहती है। तो आइए देखते हैं कि आज ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली कोकबुरुक साहित्य परिषद ने कोकबुरुक लैंग्वेज की 8th शेड्यूल में इंक्लूजन की डिमांड रेज की है और ऐसी ही डिमांड भोजपुरी के लिए भी पहले आ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। कोकबुरुक लैंग्वेज एक साइनो टिबेटन लैंग्वेज है। इट इज प्राइमरीली स्पोकन बाय द त्रिपुरी पीपल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड इवन सराउंडिंग एरियाज इन बांग्लादेश। इसको त्रिपुरी या तिपरा कोक भी बोलते हैं। Let's talk about the Bhojpuri language now. Bhojpuri एक Indo-Aryan language है. It is primarily spoken in western part of Bihar and eastern part of उत्तर प्रदेश. ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के तेराई रीजन में भी बोली जाती है। अब भोजपुरी के बारे में एक खास बात है कि it holds a constitutional status in two countries. मॉरिशस एंड नेपाल। लेकिन इंडिया जहाँ कितने लोग भोजपुरी बोलते हैं, यहाँ पे इट स्टिल रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली अनरिकग्नाइज। तो इसी सब के चलते भोजपुरी एंड कोकबुरुक लैंग्वेज की 8th शेड्यूल में इंक्लूजन की डिमांड्स वापस से राइज कर रही हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के बारे में थोड़ा रिवाइज करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनली 12 शेड्यूल्स हैं। 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन टाइम के साथ अमेंडमेंट्स होते गए और अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। 8th शेड्यूल की बात करते हैं। 8th शेड्यूल एन्यूमरेट्स द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसमें ये 22 लैंग्वेजेस हैं एंड दीज आर ऑल द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। प्लीज नोट द टर्म दैट दीज आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड नॉट नेशनल लैंग्वेज। तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं। 14 लैंग्वेजेस इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी, लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 21st अमेंडमेंट एक्ट, उससे सिंधी इंक्लूड हुई। Then Konkani, Manipuri, Nepali were included by 71st Amendment Act, and latest amendment to 8th schedule was the 92nd Amendment Act of 2003, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली and संथली were added. तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल। और वैसे इन टोटल वी हैव 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये शेड्यूल्स होते क्या हैं? तो शेड्यूल्स आर बेसिकली टैब्यूलर डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन देते हैं बियॉन्ड द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स को आप सप्लीमेंट्री लिस्ट की तरह समझो, जो और ज्यादा एक्सपैंड करते हैं और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजंस को। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू शुड नोट अबाउट द 8th शेड्यूल। इसमें हिंदी तो है, बट इंग्लिश, जिसका इंडिया में आज भी इतना वाइड स्प्रेड यूज है, दैट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल। The first important article is Article 344(1). ये बोलता है for the constitution of a commission by the president। कौन सा कमीशन? ऐसा कमीशन जो recommend करे प्रेसिडेंट को for the progressive use of हिंदी for official purposes of the union। The next important article is Article 351। ये आर्टिकल बोलता है that it shall be the duty of the union to promote the spread of Hindi language and to develop it so that Hindi may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture। यानी ये बोल रहा है कि ये यूनियन की ड्यूटी है to promote the progressive use of Hindi for the enrichment and promotion of that language। So Article 344(1) and Article 351 are the two important constitutional provisions which are related to the 8th schedule। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस ऐड कैसे हो रही है? हमने कैसे डिसाइड करा कि कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में जाएगी और कौन सी नहीं? और अभी तक हम 22 लैंग्वेजेस कैसे ऐड कर पाए हैं, तो इस चीज को भी समझते हैं। तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो दे डिड नॉट ले डाउन एनी फॉर्मल क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। लेकिन बाद में हमने कुछ एफर्ट्स करे जिससे हम एक डिफाइन क्राइटेरिया ला पाए कि कैसे हम लैंग्वेजेस का इंक्लूजन करेंगे। सो द फर्स्ट वन वाज अशोक पावा कमिटी ऑफ 1966। उसके बाद सीताकांत मोहपात्रा कमिटी इन 2003 भी बनाई गई। बट डिस्पाइट दीज एफर्ट्स अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम लैंग्वेजेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर द इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है
कि इंडिया में जो डायलेक्ट्स हैं और जो लैंग्वेजेस हैं वो इतने डायनामिक हैं और सोशो पॉलिटिकल इवेंट्स का उन पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स एनी क्राइटेरिया फॉर द इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल. तो एट प्रेजेंट वी डू नॉट हैव अ डिफाइंड क्राइटेरिया टू सेलेक्ट लैंग्वेजेस फॉर द 8th शेड्यूल. बट ये सब लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल का पार्ट बनना क्यों चाहती हैं? तो आइए समझते हैं 8th शेड्यूल में इंक्लूजन के बेनिफिट्स क्या हैं. द फर्स्ट बेनिफिट इज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. तो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे आर इंटाइटल्ड टू स्पीक इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल. पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हमारे एमपीज इनमें से किसी भी 22 लैंग्वेज में बोल सकते हैं और ये पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उसकी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें. अब इससे दो चीजें हो रही हैं. फर्स्ट, इट इंश्योर्स इंक्लूसिविटी. जब हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है. सेकेंड, इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एमपीज. किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा ना लगे कि वो अगर इंग्लिश या हिंदी में इतने फ्लुएंट नहीं है तो वो पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं कह सकते. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा फीचर रखा कि इंडिया में डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी हमेशा इंक्लूसिविटी बनी रहे, हमेशा यूनिटी बनी रहे. द सेकेंड बेनिफिट ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इज दैट ऑल दीज 22 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड एज ऑप्शंस इन इंडियन लैंग्वेज पेपर से ऑफ यूपीएससी एग्जाम या और भी किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए. दीज लैंग्वेजेस आर ऑलवेज इंक्लूडेड एज एन ऑप्शन. तो इससे हो क्या रहा है? इससे हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं इन ब्यूरोक्रेसी. जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स आएंगे फ्यूचर में वो ऐसे होने चाहिए दैट दे रिप्रेजेंट द पीपल. पीपल फील कंफर्टेबल व्हाइल साइटिंग देयर कंसर्न्स टू देम. लेट्स नाउ कम टू द थर्ड बेनिफिट. नाउ फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटी यू शुड रिकॉल कि लैंग्वेज फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट. अब क्योंकि लैंग्वेज कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट्स को डेवलपमेंटल फंड्स मिलते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर प्रमोशन. So this is the third benefit of being included in the 8th schedule. The last one is that National Sahitya Academy in 22 languages को recognize करती है as literary languages by default. तो हर कोई चाहता है कि उनकी रीजनल लैंग्वेज को रिकग्निशन मिले, उनकी रीजनल लैंग्वेज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में बोली जाए, उनकी रीजनल लैंग्वेज में कंपेटिटिव एग्जाम्स हो रहे हों, डेवलपमेंट फंड्स मिले. तो इन्हीं सब कारणों के चलते हम देखते हैं कि इंडिया में किसी ना किसी रीजनल लैंग्वेज की 8th शेड्यूल में इंक्लूजन के लिए डिमांड आती रहती है. पर क्या सिर्फ इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल काफ़ी है to promote that language? The answer is no. खाली 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने से काम नहीं चलेगा. There are other things which we can do to protect India's linguistic diversity. The first one is use of mother tongue in early schooling. Use of child's native languages in foundational learning. अब ये इंडिया में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज करता है ऑन द यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. स्पेसिफिकली ग्रेड 5 तक ये इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दिए गए हैं कि अर्ली स्कूलिंग मदर टंग में ही होनी है. द सेकेंड स्टेप विच वी कैन टेक इज अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं फॉर ट्रांसलेशन, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लेसर नोन लैंग्वेजेस. देन एक नेशनल लिंग्विस्टिक आर्काइव इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट करे उन इंडेंजर्ड एंड उन माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को. ये हो सकता है थ्रू ओरल हिस्ट्रीज, थ्रू टेक्स्ट, थ्रू ऑडियो विजुअल कंटेंट. Then the fourth point is encouraging the use of regional languages in government offices. Citizens को जो services दे रहे हैं उसमें regional languages को use करें जिससे वो language खो के ना रह जाए, उनका continuous use होता रहे, one generation to next generation वो regional languages pass on होती रहे. इसलिए it is very important कि हम अपनी daily life में इन regional languages का use करें. तो official documents में use हो सकती हैं. Then fifth is support native language content in films, literature, digital platforms. Now in this context, let's talk about the Bhojpuri film industry. Bhojpuri film industry की जो worth है, I think it is around 2000 crores और भोजपुरी film industry का global presence भी है. तो आप देख सकते हो कि ये कितना important है. Even for the economy, this is so important. Then the last point, framing inclusive policies. हम ऐसी policies frame करें which guarantee equal opportunities in education, employment and administration for speakers of all languages. This India is already doing. जैसे हमने discuss किया कि competitive exams like UPSC, वहाँ भी Indian languages का एक paper है. Then the member of parliament are allowed to speak in those languages in parliamentary proceedings. So some of the steps India has already taken, but other steps
लाइक लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल लिंग्विस्टिक आर्काइव एस्टैब्लिश करना, ये सब चीजें हम अभी भी कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 8th शेड्यूल. क्योंकि ये हमेशा न्यूज में इतना रहता है, so you should prepare a 10 marker if at all it comes in your mains. We'll see you in the next video with a new topic. Till then, stay tuned and keep following EduChemy.